हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही प्यारे चैप्टर में जिसका नाम है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। ये आपकी 12th स्टैंडर्ड की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसका 6th चैप्टर है। तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स जो ये चैप्टर है इसमें बहुत ही कम फॉर्मूले हैं और उन कम फॉर्मूले अगर उनको आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए सीईटी में ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सीईटी में इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल बाकी चैप्टर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं होता है। इतना भी हार्ड नहीं, चंद फॉर्मूले हैं, बस खाली आप उनको रिमेंबर कर लें तो आप दिमाग लगा के अपने हिसाब से वो चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही इजीली। तो हम लोग जो है आगे बढ़ने से पहले ये जान लें कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की फिज़िक्स की पढ़ाई करने के लिए यूट्यूब पे आते हैं तो सबसे पहले प्रोफेसर ऑफ साइंस जो कि आपका अपना प्यारा चैनल है इस पे आइए। यहाँ पे आने के बाद आप लोग प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ब्रह्मास्त्र फिजिक्स सीईटी का जो बैच चल रहा है जो कि न सिर्फ 2024 के बल्कि 2025 के बच्चों के लिए भी काम का है, ये फ्री बैच। एक तो ये आप इसमें से देख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्विक रिविजन हो जाएगा, बहुत ही फास्ट रिविजन हो जाएगा चीज़ों का। इसमें मैंने कुछ PYQs भी सॉल्व किए हैं और बाकी के बचे हुए PYQs मैं अपलोड कर देता हूँ अपनी एप्लीकेशन पे जिसका नाम है प्रोफेसर ऑफ साइंस, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे फ्रीली अवेलेबल एप्लीकेशन है। ठीक है, उसको डाउनलोड करके रखिए। उस पर कुछ पेड चीज़ें भी चल रही हैं, कुछ अनपेड भी हैं, तो अनपेड वाला मटेरियल जैसे जैसे अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये प्रैक्टिकल्स हैं। तो जैसे आपका कॉलेज में सिखाते हैं आपको प्रैक्टिकल्स, तो कैसे करके रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट करना है, सोनोमीटर एंड ऑल, ये सारी चीज़ें वो सब कुछ मैंने यहीं पर बेसिकली कर दिया हुआ है। तो अगर आप 11th स्टैंडर्ड में होकर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ये बात याद रखिए कि आपको 12th में आने के बाद इन प्रैक्टिकल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। इसमें सारे के सारे प्रैक्टिकल्स मैंने कवर किए हुए हैं। फाइनली यहाँ पर 11th एंड 12th का जो वन शॉट है, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट वन शॉट्स दैट यू विल एवर सी। आपको वन शॉट में इससे अच्छे वीडियोस पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। बहुत ही शॉर्ट टाइम में एंटायर चैप्टर विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड इन डेप्थ आई हैव कवर्ड ऑल दीज टॉपिक्स। तो 2-2 घंटे के अंदर मैंने हर चैप्टर को ख़त्म कर दिया है स्टार्ट टू एंड। तो ये मेरी गारंटी है कि अगर आप ये दोनों की दोनों प्लेलिस्ट देख लेंगे 11th 12th की, तो आप चाहे किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आप चाहे CBSE हैं, ICSE बोर्ड है या जो भी बोर्ड के हैं आप, मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या इंडिया का कोई भी बोर्ड, तो आपका बेसिक फिजिक्स जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बेसिक फिजिक्स के लिए आपको फिर किसी किताब को छूने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एनीवे, तो हम लोग वक्त और न ज़ाया करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 12th क्लास का जो चैप्टर है विच इज़ लेसन नंबर 6, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। मैं आपको ये बात बता दूं कि हम लोग ऑलमोस्ट ब्रह्मास्त्र बैच ख़त्म करने की कगार पर हैं। मुश्किल से एक आध चैप्टर और बचा है, बाकी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं ऑलमोस्ट ब्रह्मास्त्र बैच। तो इसमें पूरे जो 11th स्टैंडर्ड के और 12th स्टैंडर्ड के CET में आने वाले चैप्टर्स हैं सब कवर हो चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट आप जाके देख लीजिएगा। तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स तो चल रहा है हमारा ये ब्रह्मास्त्र बैच, ब्रह्मास्त्र फिजिक्स का बैच। ठीक है, MHT CET के लिए। आगे जाके फ्यूचर में अगर लोगों की डिमांड आती है तो आई विल डेफिनेटली लॉन्च नीट का बैच एंड JEE फिजिक्स का बैच। ओके, एंड ऑफ कोर्स CBSE NCERT का भी अगर कोई चाहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। फाइन, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अभी हम लोग देखते हैं कुछ फॉर्मूले जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पे एक बात याद रखिए कि किसी भी एक वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। कोई भी एक वेव, किसी ने पूछा कि मैथमेटिकली वेव क्या होती है, तो आप कहेंगे y = a sin ωt माइनस kx। ये सबसे सिंपल एक्सप्रेशन है किसी भी एक वेव का। सो y = a sin ωt माइनस kx, जहाँ पे a क्या होता है, एम्पलीट्यूड, या फिर इसे अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो ये हाइट ऑफ द वेव है। सो वेव कितनी ऊंची है ना, वो आप कह सकते हैं उसे एम्पलीट्यूड। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक ट्रांसवर्स वेव देखता हूँ तो ये जो वेव चल रही है इसकी जो ऊंचाई है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये ओमेगा जो है इसे हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसे कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसका जो फॉर्मूला होता है 2π × फ्रीक्वेंसी होता है। जो अपनी नॉर्मल वाली फ्रीक्वेंसी है f, तो 2π × फ्रीक्वेंसी या फिर 2π टाइम पीरियड, आप ऐसा भी इसे लिख सकते हैं। ये जो k होता है इसे हम कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट या प्रोपगेशन वेक्टर भी कहते हैं।
सो प्रोपोगेशन वेक्टर और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ऐसे करके सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस वेव की इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए साइन 2 पाई टी इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, क्योंकि ओमेगा क्या है 2 पाई बाई टी है और के क्या है 2 पाई बाई लैम्डा है। तो ये बन जाएगा ए साइन 2 पाई, जस्ट बाहर आ जाएगा और बच जाएगा टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है, राइट? इट इज़ डैम ईजी, करेक्ट। आप चाहें तो यहाँ पर लेट्स से के टाइम को भी निकाल सकते हैं। तो 2 पाई बाई टी आपने कर दिया, तो यहाँ तो सिर्फ टी बच जाएगा, यहाँ पे एक्स बाई लैम्डा इंटू टी होगा ना। देखो यहाँ पे टी था वो तो बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पे टी तो है ही नहीं। तो जब यहाँ पे टी नहीं है तब वो क्या करना पड़ेगा कि टी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। टी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरीके से, और फिर टी बाहर निकालना पड़ेगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है लिखने का, ये भी एक तरीका है लिखने का। ठीक है, अब व्हाट इज लैम्डा अपॉन टी? व्हाट इज लैम्डा अपॉन टी? सो लैम्डा अपॉन टी जो होता है वो होता है v, तो x बाई वी आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे आ गया? लैम्डा क्या बच्चा? व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा डिस्टेंस है, एक तरीके का डिस्टेंस है ना। लैम्डा वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस है ना। और t क्या है? टाइम पीरियड है, टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड होता है। तो लैम्डा अपॉन टी v है, तो लैम्डा नीचे है ना, तो लैम्डा अपॉन टी, तो v नीचे आएगा। समझ गए? तो ये सब वेव को लिखने के वेरियस तरीके हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं वेव लिखने के। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो अब यहाँ पर सुनिए, अगर एक पाइप है जो दोनों बाजू से खुला है, या मान लो कि एक आपके पास ऐसा कीला है और कीले में इस तरीके से धागा बंधा हुआ है, तो 2 कीले लगे हुए हैं एक लकड़ी में और उसमें ऐसा धागा बंधा हुआ है। अब जैसे ही आप इसको प्लक करते हैं, खींचते हैं, तो इसके साथ ऐसा हो सकता है कुछ कि ये ऊपर जाए फिर नीचे आए, लाइक दिस। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऑसिलेट कर सकता है, इस तरीके से हिल सकता है ये। तो ये इसका सबसे फंडामेंटल वाला जो है टोन है, फंडामेंटल, इसमें एक ही जो है ऐसा वेव बन रही है। देखो, एक इधर गया क्रेस्ट और इधर आया ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। समझ गए? तो इस तरीके से हो रहा है, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ बन रहा है। इसमें आगे ये भी हो सकता है कि आपने इसको थोड़ा सा और एनर्जी से खींचा, अगर थोड़ी और ताकत से खींचा, तो क्या होगा कि इट विल फॉर्म लाइक दिस, ऐसे करके बनेगा। करेक्ट? इस तरीके से। सो यहाँ पे क्रेस्ट है तो वहाँ ट्रफ आ जाएगा और फिर वो क्रेस्ट में बदलेगा या ट्रफ में बदलेगा। सो ऐसा ऊपर नीचे से करके 2 लूप्स हिलती रहेंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा? सो ऐसा भी हो सकता है। और फिर फाइनली एक और बना दे रहा हूँ। सो ये ऐसा हो सकता है इवेंचुअली कि थोड़ा और ताकत से खींचा, सो इट विल बिकम लाइक दिस। ठीक है, अब सही है, इस तरीके से। समझ में आया? तो यहां पर आप लिख क्या सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। सिर्फ इतनी जानकारी अगर आपने ले ली तो काम हो जाएगा आपका। ये जो पूरी लंबाई है, इसको अगर मैं L कह दूं, तो इस लंबाई में एक वेव का कितना हिस्सा आ रहा है। तो पूरी एक वेव कैसी होती है? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिला के होती है ना। तो बेसिकली पूरी वेव का सिर्फ और सिर्फ आधा हिस्सा ही इतनी जगह में आ रहा है। L जगह में सिर्फ आधा हिस्सा ही आ रहा है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो यहाँ पे आप लिखेंगे L इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, बस काम खत्म। इतना अगर आपने जान लिया तो इसके आगे आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि L तो ऐसे ही रहेगा, जो लैम्डा है, देखो 2 उधर ले गया, लैम्डा जो है, लैम्डा क्या होता है? सो इट इज स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं F लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, सो V अपॉन F। सो लैम्डा क्या है? V अपॉन F है। ठीक है, याद रखना। सो लैम्डा है V अपॉन F। अब आगे क्या होगा? तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू, सॉरी, F इज इक्वल्स टू, F को एक साइड पे लेना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा V अपॉन 2L। ठीक है, तो F क्या हो जाएगा? V अपॉन 2L। इसको मैं थोड़ा सा और शराफत से ऐसा लिखता हूँ, 1 V अपॉन 2L। ये ज़्यादा सही है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? वो देखो अभी आपको मालूम पड़ेगा, डोंट वरी। तो देखो ना, मैं फॉर्मूले बना रहा हूँ डायरेक्टली, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि फॉर्मूले आप ऑटोमेटिकली फटाक से बना सकते हैं और इसको ज़्यादा टाइम लगने वाला भी नहीं। खाली इतना याद रखो, L इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। यहाँ देख लो, यहाँ पे आप कहेंगे कि देखो ये जो पूरी जगह है यहाँ से यहाँ तक की,
इसमें पूरी एक वेव आ रही है, देखो पूरी एक वेव आ रही है, जब पूरी एक वेव आ रही है तो एल इक्वल्स टू लैम्डा है, या इसको 2 लैम्डा बाई 2 लिख देता हूँ, ठीक है। सो जो ये है 2L है, ये 2 लैम्डा के बराबर है। सो बेसिकली 2L इक्वल्स टू, अब मैं क्या लिख सकता हूँ देखो ध्यान से, सो 2L इक्वल्स टू 2V/F हो गया। तो फ्रीक्वेंसी के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी को इधर लेके चले जाओ, तो इट विल बिकम व्हाट 2V/2L हो गया। सो 2V/2L, वहाँ पे क्या था 1V/2L, यहाँ पे हो गया 2V/2L। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों लिखते जा रहे हो, इसका अभी आपको रीज़न समझ में आएगा बहुत ही जल्द, डोंट वरी, बहुत ही जल्द आपको इसका रीज़न समझ में आएगा। फाइनली इसका बताओ क्या होगा, तो इसका ये होगा कि इतनी जगह में, इतनी पूरी जगह में जो है बेसिकली 1.5 वेवलेंथ आ रही है ना, ये हो गया 1 और ये और आधी, तो 1.5 वेवलेंथ आ रही है। सो L इक्वल्स टू 1.5 वेवलेंथ, 1.5 मतलब 3/2, अरे 1.5 बोले तो 3/2 हो ना भाई, सो 3 λ/2। सो यहाँ से हो जाएगा आपका, ये आने वाला है, मैं बता देता हूँ डायरेक्टली, फाइनली ये आ जाएगा 3V/2L, दैट्स इट। क्या आने वाला है 3V/2L, सब लोग ट्राई कर लो अपने आप से, तो ये 3V/2L आने वाला है। ओके गॉट इट। तो अब आप देखो इन सबके बीच में क्या रिश्ता है, तो यहाँ पे 1V/2L है, ये 2V/2L है, ये 3V/2L है। तो यानी कि जो सबसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, बेसिक फ्रीक्वेंसी है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। तो फर्स्ट हार्मोनिक F1, फिर सेकेंड हार्मोनिक जो F2 है वो क्या है, इट इज़ ट्वाइस ऑफ F1, एंड थर्ड हार्मोनिक जो है वो F3 है, और वो 3 टाइम्स F1 है। समझ में आया? इसको हार्मोनिक ऐसा 1 2 3 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जो भी फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल वाली, इसका 2 गुना ये वाली फ्रीक्वेंसी है, फिर इसका सॉरी ये तो 2 गुना हो गई, फिर इसी का 3 गुना ये है। ध्यान से वापस सुनो, ये जो भी फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल वाली, बेसिक वाली, सबसे बेसिक, उसका डबल है ये और उसी का ट्रिपल है ये, तो इसीलिए नाम है 1 2 3। सो 1 2 3 हार्मोनिक। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, वो आपको आगे भी समझ में आएगा, अगली स्लाइड पे समझ में आएगा कि ऐसा हमेशा क्यों नहीं होगा। बस इसका नाम याद रख लो, इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि इसमें रिलेशन ऐसा है 1 2 3 टाइप का रिलेशन, समझ गए, 1 2 3 टाइप का रिलेशन है। ओके नाउ लिसन वेरी केयरफुली, तो इसको नाम आप प्यार से F1 दे दो, F2 दे दो, इसको F3 दे दो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो बच्चा देखो सबसे मेन पार्ट इसका यही है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब ये जो चल रहा है अभी पाइप्स का और कीले का। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से भी खुला है, यहाँ से भी खुला है ना, तो यहाँ पे हमेशा से खुला हुआ पार्ट बनाने का, खुला हुआ, फिर ऐसा नीचे लेके जाने का, समझ गए। सबसे बेसिक हो गया ये, सबसे बेसिक, इससे ज़्यादा बेसिक कुछ भी नहीं है। जो ये खुला हुआ पार्ट है, इसको सबसे ऊंचा पार्ट, इसको बोलते हैं एंटी नोड और उसको बोलते हैं नोड। तो ये नोड है और ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं एंटी नोड। सो नोड, एंटी नोड, ये वर्ड्स भी याद कर लीजिए। सो ये नोड है और ये जो है एंटी नोड है। एंटी नोड मतलब कोई एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट, दबा हुआ पॉइंट, तो यहाँ पे खुला हुआ है, तो ये एंटी नोड हो गया ना, एंटी है ना नोड का, उल्टा है। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं इसके आगे के सिनेरियो पे, इसमें आगे आगे क्या हो सकता है। तो जैसा वहाँ पे 3 बनाया था, यहाँ पे भी कम से कम 3 डायग्राम बनाएंगे तब जाके मजा आएगा। दूसरा ये हो सकता है कि ऐसा गया है नीचे, फिर ऊपर उठा और यहाँ जाके खुल गया। एंड में खुला हुआ ही होना चाहिए, बिकॉज पाइप यहाँ से खुला हुआ है तो उसका नोड नहीं बन सकता, ठीक है, याद रखना। वैसे ही यहाँ पे फाइनली हो सकता है नीचे गया, ऊपर गया, फिर से नीचे ऐसे चला गया, तो इसका इस तरीके से बनेगा, लाइक दिस, समझ गए। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, एकदम ध्यान से, तो इसमें आधी वेव ही बन रही है, देखो आधी वेव है ये, आधी। आप बोलेंगे सर ये आधी कैसे हो गई यार, आधी ही है बच्चा, देखो इसको यहाँ से और यहाँ से अगर मैं काट दूँ तो ये पार्ट क्या है, आधा ही वेव है ना, आधा ही वेव है, राइट। तो ये आधी वेव ही बन रही है। तो इतनी लंबाई में, L लंबाई में सिर्फ λ/2 बन रहा है। क्या बन रहा है, λ/2। तो वापस से सेम कहानी आ जाएगी, घुमा फिरा के, गोल घूम के। सो इट विल बी 2L इक्वल्स टू लैम्डा एंड ऑल, ये सारी चीज़ें होंगी, मैं फिर से करके नहीं बताऊंगा। सो पहली जो फ्रीक्वेंसी आ रही है बेसिकली वो कितनी आ रही है बच्चा, इट इज़ 1V/2L, बस इतना याद कर लो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे L इक्वल्स टू वॉट 1 लैम्डा करके आ रहा है, पूरा एक लैम्डा आ रहा है ना, L इक्वल्स टू लैम्डा आ रहा है, समझ रहे हो। सो L इक्वल्स टू लैम्डा आ रहा है, जिसको हम लोग 2 λ/2 लिख सकते हैं वहाँ की तरह। अब आप बोलेंगे सिर्फ 1 लैम्डा कहाँ से हो गया यार, तो ये देखो ये है पाव लैम्डा, और पाव हो गया, और पाव हो गया, और पाव, पाव मतलब क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर। अरे वो क्वार्टर नहीं रहे बाबा, क्वार्टर बोले तो 1/4, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक खत्म पहले किया था, पहले इसमें, लेकिन अब हमने थोड़ा इधर का भी ले लिया, थोड़ा उधर का भी ले लिया, तो बेसिकली क्या हो गया, पूरा एक वेवलेंथ कंप्लीट हो गया। हाँ क्या ना बच्चा,
तो इसका जो आंसर आएगा F2 इज इक्वल्स टू, इट इज गोइंग टू बी 2v/12 एंड फाइनली इसका आएगा F3 इक्वल्स टू 3v/12। दैट्स इट। तो यहाँ भी वही कहानी है कि F3 जो है वो बेसिकली 3 टाइम्स F1 है, F2 जो है 2 टाइम्स F1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और F1 तो खुद F1 ही है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है ना। सो फर्स्ट हार्मोनिक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में छोटा सा। सो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ठीक है, ऐसा करके याद रख लेना। हाँ बच्चा, तो यहाँ पे भी सेम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हार्मोनिक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सबसे खतरनाक वाले केस पे। खतरनाक नहीं है, बच्चे खाली डरते हैं, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर। ये देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर पाइप को बंद करना, एक साइड से पाइप बंद है, तो इसके अंदर यहाँ पे तो मुंह खुला हुआ रहेगा और यहाँ पे मुंह बंद कर सकते हो। सबसे बेसिक तो यही रहेगा, इसमें मुंह बंद कर सकते हो बिकॉज वहाँ पे दीवार बंद है, तो इसमें मुंह खुला हुआ मत दिखाना। तो यहाँ पे नोड बन रहा है, यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है, ठीक है, ओके। इसमें क्या हो रहा है, एल लंबाई में कितना आ रहा है, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ अभी के भी। एल लंबाई में कितनी चीज आ रही है, एल लंबाई में कितना आ रहा है, कम ऑन, कितना आ रहा है एल लंबाई में, कितनी वेव आ रही है। सो वेव जो आ रही है बच्चा, दैट इज ओनली λ/4। कितना आ रहा है, λ/4 आ रहा है, सिर्फ ओनली λ/4। अब बोलेंगे सर ये λ/4 कहाँ से हो गया यार, तो इधर देखो, एक पूरी वेव ये होती है ना, इसका सिर्फ इतना सा हिस्सा हम लोग ने लिया है, इतना सा हिस्सा। ये देखो, ये पार्ट दिख रहा है ऐसा, हाँ के ना, तो हम लोगों ने सिर्फ इतना सा पार्ट लिया हुआ है। सो इट इज ओनली 1/4 पार्ट, सो λ/4। सो लैम्डा हो जाएगा 4L, लैम्डा की जगह पे आप लोग लिखेंगे V/F इज 4L, सो F की जगह पे लिखेंगे V/4L, ठीक है। सो 1V/4L ये आपका पहला वाला आ गया, ठीक है, 1V/4L। ये तो फर्स्ट वाला हुआ है। आओ सेकंड वाले को देखते हैं। सो सेकंड वाला जो है उसका डायग्राम कैसा बनेगा, ध्यान से देखो। ये जो पाइप है इसके अंदर यहाँ तो मुंह खुला हुआ ही रहना चाहिए, फिर यहाँ पे नीचे गया, फिर ऊपर आके वापस बंद हो गया। सो इट शुड बी लाइक दिस। समझ में आ रहा है, अरे वहाँ बंद होना चाहिए रे बाबा, ठीक है। वापस यहाँ पे नोड आ गया, नोड आ गया, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है L इज इक्वल्स टू वॉट, कितनी जगह है, सो 3 λ/4 है ये। अब बोले सर 3 λ/4 ये कैसे आ गया, तो बच्चा ये देखो, ये पार्ट क्या होता है 1 λ/4, और ये मिला देंगे तो 2 λ/4, और ये मिला देंगे तो 3 λ/4। जब इधर जाएंगे तो 4 λ/4, यानी कि फुल लैम्डा हो जाएगा। वहाँ पहुँचेंगे तब ना, वहाँ पहुँचे ही नहीं है ना हम लोग, वहाँ पहुँचे ही नहीं हम लोग, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे आके रुक गए, यहाँ पे आके। सो 3 λ/4, समझ गए, 3 λ/4, बस इतना याद कर लो, काम खत्म, टेंशन ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है मालूम है, इसका आंसर F2 आएगा ही नहीं, इसका आंसर डायरेक्टली F3 आएगा, क्योंकि ये कैसा दिखेगा मालूम है, 3V/4L दिखेगा। चेक कर लो, सब लोग ट्राई कर लो। अपने पास अभी कितना टाइम नहीं है, सीईटी में अपन सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं, पूरा डिराइव नहीं कर सकते। यहाँ पे 1V/4L आया ना, वहाँ पे गारंटी 3V/4L आएगा, तो गलती से इसको F2 मत लिख देना, ये डायरेक्टली F3, इसमें F2 मिसिंग है, F2 गायब है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप बोलेंगे कि सर ये फर्स्ट हार्मोनिक है लेकिन सेकंड हार्मोनिक एब्सेंट है, थर्ड हार्मोनिक आया डायरेक्टली, सीधा थर्ड हार्मोनिक। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि अगला वाला फोर्थ गायब रहेगा, सिर्फ फिफ्थ आएगा डायरेक्टली। सो लेट्स चेक। सो वापस से पाइप ले लिया, ये ले लिया पाइप, फिर से ट्राई करेंगे। तो यहाँ से ऐसा गया, एक सेकेंड ज़्यादा बन गया, ऐसा गया, फिर जाके टच हुआ इधर, तो इट गोज लाइक दिस। तो ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, हाँ क्या ना बच्चा। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आएगा L इक्वल्स टू 5 λ/4, 5 λ/4। आप बोलेंगे सर ये कैसे आ गया, सो 1 λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4, 4 λ/4, 5 λ/4, ठीक है। सो ये आ गया, तो इसका आंसर आने वाला है Fi इक्वल्स टू 5V/4L, 5V/4L, ठीक है। तो Fi आने वाला है। सो ये हो गया आपका फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है। जो डिराइव कर पा रहे हैं डिराइव करके चेक कर लो कि मैंने सही लिखा है कि नहीं, और जो डिराइव नहीं कर पा रहे हैं वो डायरेक्टली रट्टा मार लीजिए। सो F1, F3, F5, ठीक है बच्चा। सो फिफ्थ हार्मोनिक। सो बेसिकली इस तरीके से हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर। सो दीज आर दी हार्मोनिक्स, F1, F3, F5, ओके। लेकिन ये तो एक तरीका हो गया, चलो ठीक है, 1 2 3 हार्मोनिक्स इधर था, 1 2 3 हार्मोनिक्स इधर था, और अगले वाले में 1 3 5 हार्मोनिक्स था।
लेकिन कुछ साइंटिस्ट लोगों को मान लो कि ये पसंद नहीं आया, बोला अरे क्या यार कौन 135 याद रखेगा, कुछ सिंपल नाम बता दो। तो उन्होंने क्या बोला मालूम है, इसको बोल दिया कि फंडामेंटल टोन या फंडामेंटल नोट, इसके ऊपर इसको बोल दिया फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। अब ये ज़्यादा आसान है याद रखना, क्यों मालूम है, इसको सबसे बेसिक वाले को 0 बोल दो, फिर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब देखो इसके आगे बढ़ोगे ना यहाँ, तो भी तुम ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे भी डायरेक्टली 0 सबसे बेसिक है, तो 0th ओवरटोन या फिर फंडामेंटल टोन, ठीक है, फंडामेंटल टोन या फंडामेंटल नोट, ये हो गया फर्स्ट ओवरटोन, ये हो गया सेकंड ओवरटोन, दैट्स इट, बस खत्म, काम खत्म। तो 0th ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन हो गया ना। तो ये नाम और भी आसान है, लेकिन हार्मोनिक्स के ऊपर सवाल आते हैं, इसलिए मैंने हार्मोनिक्स आपको बताया। तो हार्मोनिक्स याद रखिएगा, ठीक है, हार्मोनिक्स इंपॉर्टेंट है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं एक चीज पर जिसको कहते हैं बीट्स। तो बीट्स का याद रखना कि जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो ये रहता है, नंबर ऑफ बीट्स इज n1 माइनस n2, यानी कि अगर आपने 2 ट्यूनिंग फॉर्क बजाए, तो एक ट्यूनिंग फॉर्क ये है और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क ये है जो इससे थोड़ा सा अलग है। सो दोनों को जब बजाओगे आप, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर n1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी n2 है, तो n इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट fork and frequency of second fork, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। इसमें जो बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस करने का, प्लस माइनस देखने का नहीं, सिर्फ बड़े में से छोटे को माइनस करने का, दैट्स इट, ठीक है बच्चा। तो आपको आई होप की बातें समझ में आ रही है। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स हो गया। चलिए ठीक है, अभी क्या है ना, देखो अगर मैं सच में इसमें बहुत डिटेल में जाने लगूँ ना, तो इसमें इतने फॉर्मूले बनेंगे ना। देखो फॉर्मूले एक्चुअल में सीईटी के लिए इतने हैं नहीं, सीईटी के लिए तो ना के बराबर फॉर्मूले हैं और वो हम लोगों ने कवर कर लिया ऑलमोस्ट। अगर एक आध छोटा मोटा बच गया होगा तो वो आगे मैं आपको क्वेश्चंस कराते वक्त सिखा दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि चैप्टर इतना सा है, अरे भाई इसके ऊपर पूरा है ना मोटी मोटी जो पोथियां है ना, ग्रंथ लिखे गए मोटे मोटे, ये बहुत खतरनाक चीज़ है और बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल्स है, ठीक है। जब इसके हायर लेवल पे जाओगे ना, तो तुमको मालूम पड़ेगा कि तुम्हें फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स, पता नहीं क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। सो बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर, तो हम लोग उन सब चीज़ों में नहीं जा सकते, बिकॉज वो इस लेवल की है भी नहीं। वो सब आपको जेडबल मेंस एडवांस यहाँ पे काम ज़्यादा आने वाली है, ठीक है। नीट में भी थोड़ा सा 1-2 फॉर्मूला और यूज़ होता है, ज़्यादा नीट में भी यूज़ नहीं होगा, नीट में भी थोड़ा से फॉर्मूला एक्स्ट्रा यूज़ होंगे, थोड़े से। चलिए एनीवे सो अभी हम लोग फिलहाल सीईटी कर रहे हैं, तो चलिए सीईटी के हिसाब से सॉल्व करते हैं चीज़ों को। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो पहले ही खतरनाक क्वेश्चन दे दिया गया है। ये PYQs है बाय द वे, सो दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक भी क्वेश्चन मैंने बाहर का नहीं लिया, सब सीईटी में आ चुका है, वही लिया हुआ है, ठीक है बच्चा। तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सब लोग क्वेश्चन रीड करो रे बाबा मेरे साथ साथ, ठीक है, क्वेश्चन रीड करो। तो 2 आइडेंटिकल वायर्स हैं, दो वायर्स हैं जिनकी लंबाई सेम है, तो उन वायर्स की लंबाई यानी कि L1 = L2 सेम है। फिर क्या है, वो दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं ट्यूनिंग फॉर्क के साथ यूनिजन में। चलो, तो ट्यूनिंग फॉर्क के साथ वाइब्रेट कर रहे थे, उनका टेंशन भी सेम है, सो टेंशन T1 = T2। चलो ये भी ठीक है। और अच्छा, तो बेसिकली इस अभी एक फॉर्मूला जो लगने वाला है मैं बता देता हूँ। तो जैसे अगर आपने एक वायर लिया, अरे लिया था ना इसके अंदर, किधर गया ये वाले, ये तो वायर लिया था, वायर या धागा लिया था, 2 इसके बीच में बांध दिया था, किसके 2 2 कीलों के बीच में बांध दिया था। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है ना, वो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2L √, बल्कि 1 नहीं है, P रहता है, P। तो P बेस वाली फ्रीक्वेंसी के लिए 1 रहेगा, बेस वाली फ्रीक्वेंसी के लिए 1 रहेगा, तो मैं भी फिलहाल 1 ही लिख रहा हूँ। तो 1/2L ये आ जाएगा T/M, जहाँ पे T जो है टेंशन रहता है, टेंशन के कितना आपने खींच के उसको बांधा हुआ है, ठीक है, कीले पर। और ये जो है मास पर यूनिट लेंथ होता है, मास पर यूनिट लेंथ, ये सिर्फ मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, या फिर इसको लीनियर डेंसिटी भी बोलते हैं, लीनियर डेंसिटी, यानी कि स्मॉल m एक्चुअल में कैपिटल M/L है, जहाँ पे L जो है धागे की लंबाई है, ठीक है, L वो धागे की लंबाई L यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है, लीनियर डेंसिटी। ओके एनीवे, तो ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक स्प्रिंग है मान लो, तो स्प्रिंग को अगर मैं एक मास लगा दूं और उसको खींच के छोड़ दूं, तो जो वो हिलता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√m/k। यहाँ पे जो m है ये एक्चुअल में मास ही है, दिस इज मास, ठीक है, तो ये एक्चुअल में मास है। चलो एनीवे तो ये सब बातें आपको आगे काम आ सकती हैं कहीं ना कहीं। ऑसिलेशन चैप्टर में ऑफ कोर्स हमने जो सॉल्व किया वो काम आएगी आपको। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, द लेंथ ऑफ द वन वायर इज इंक्रीज। अच्छा, पहला जो वायर है उसकी लंबाई बढ़ा दी गई बाय 1 सेंटीमीटर। तो पहला अगर वायर जो था वो L1 था,
L1 में 1 सेंटीमीटर जोड़ के उसको L1 डैश बना दिया गया। चलिए आगे। अच्छा, ऐसा करने पर हुआ ये कि वो 3 बीट्स बना रहे हैं, 3 बीट्स बना रहे हैं किसके साथ? ट्यूनिंग फॉर्क के साथ। तो ट्यूनिंग फॉर्क अगर मान लो कि उसकी फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की n है, सो लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बी स्मॉल n। ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्मॉल n है, ठीक है। तो स्मॉल n क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ स्मॉल n है, तो उसमें से घटा दो इसकी फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी? पहले वाले वायर की। पहले वाले वायर की फ्रीक्वेंसी तो मैं इसको कह दे रहा हूँ व्हाट, n1 डैश, ठीक है। सो पहले वाले वायर की जो फ्रीक्वेंसी उसको मैं n1 डैश कह रहा हूँ, याद रखना। शुरुआत में जो फ्रीक्वेंसी थी तीनों की, अरे भाई शुरुआत में तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी। शुरुआत में इन बिगिनिंग तीनों की सेम क्यों थी? क्योंकि लोग क्या बोल रहे हैं कि 2 आइडेंटिकल वायर्स हैं, उनकी लंबाई भी सेम है, उनका टेंशन भी सेम है, और वो एक ट्यूनिंग फॉर्क के साथ सेम तरीके से ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो शुरुआत में तीनों फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन बाद में हुआ ये कि जब इसकी लंबाई बढ़ा दी गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, उसकी पहले वाले की फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं कह रहा हूँ n1 डैश। और जब फ्रीक्वेंसी अब सेम नहीं रही, अलग हो गई, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो कुछ तो एक नंबर आएगा, और वो नंबर 3 है। तो वो नंबर क्या है? 3 है। वो लोग बोल रहे हैं 3 नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस दिस 3। तो वायर की लंबाई बढ़ाते ही उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है। अरे कैसे? इधर देखो, लंबाई बढ़ाते ही फ्रीक्वेंसी घट जाती है। सो लंबाई बढ़ाते ही फ्रीक्वेंसी घट गई, लंबाई बढ़ाते ही फ्रीक्वेंसी घट गई, तो फ्रीक्वेंसी जो घटी है तो वो n1 डैश हो गई है, तो n माइनस n1 डैश 3 है। आगे क्या बोला है? द लेंथ ऑफ द अदर वायर इज इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर। एक सेकंड, डिक्रीज बोला था कि इंक्रीज बोला था बे? अच्छा डिक्रीज बोला है तो अच्छा लंबाई घटाइए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। रुको, सो n1 डैश माइनस n चलेगा ना? अरे क्या फर्क पड़ता है, खाली बस इतना हो गया कि प्लस माइनस थोड़ा सही हो गया। मतलब देखो, वायर की लंबाई 1 सेंटीमीटर से डिक्रीज की, जब डिक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। लेंथ कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। चलो एक तो इक्वेशन ये हो गई। दूसरा क्या बोला है? देखो, दूसरा जो वायर था अदर वायर, उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, तो उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया, वो ऐसा हो गया, ठीक है। उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया। अच्छा यहाँ पे L1 L2 लिखने की जरूरत थी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सबकी लंबाई स्टार्टिंग में तो सेम ही है ना, L1 L2 लंबाई सेम ही है शुरुआत में। इसमें से 1 सेंटीमीटर घटाया तो ये L1 डैश हो गया, 2 सेंटीमीटर सॉरी इसमें से 1 सेंटीमीटर बढ़ाया तो L2 डैश हो गया। तो यहाँ पे आपके पास हो चुका है n माइनस n2 डैश इक्वल टू 2, बराबर है। अरे भैया वो लोग 2 कहाँ से आया? आप बोलेंगे 2 कहाँ से आया? अबे लिखा है द लेंथ ऑफ द अदर वायर इज इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ बढ़ाया 1 सेंटीमीटर तो उसकी फ्रीक्वेंसी घट गई, और फ्रीक्वेंसी घट गई तो जो बीट्स बन रही हैं 2 बन रही हैं, ठीक है। अब इन लोग क्या पूछ रहे हैं? इफ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, अच्छा ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है 67, तो 67 था, तो काहे इतना तड़पा रहे हो बे? तो ये फिर डायरेक्टली L1 डैश की जो वैल्यू है 66 आ जाएगी, और ये वाला जो है ना, ये वाला दिस वन, इसमें ये 67 है तो एक बढ़ा दो तो दिस विल बिकम 68, ठीक है। चलो, तो ओरिजिनल लेंथ 67 थी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क? मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क या फिर ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर की जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी है? तो दैट इज अ क्वेश्चन। सो अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखूं तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आई विल गेट व्हाट? सो n1 डैश माइनस n2 डैश इज 5। समझ गए? क्योंकि जब मैं ऐड करूंगा तो ये और ये बचेगा और n और n गायब हो जाएगा, सो इट विल बिकम 5। सो n1 डैश माइनस n2 डैश इज 5। समझ में आया बच्चा? चलो, तो ये तो चीज़ है, अब अपने काम आने वाली है, देख लेते हैं कैसे। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। सो n1 डैश की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ? मैं लिखने वाला हूँ 1/2 L1 डैश अंडर रूट ऑफ, टेंशन सेम है, ठीक है, और जो है क्या है? सेम टेंशन है, राइट, और आइडेंटिकल वायर्स है, तो जो है सब कुछ मास पर यूनिट लेंथ एंड ऑल सब सेम रखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ सेम रखेंगे। सो 1/2 L1 डैश अंडर रूट T/M हो गया, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 कितना? 2L2 डैश अंडर रूट T/M इक्वल टू 5। सही है ना? अब क्या करेंगे ना बोल, ध्यान से देखो, तो इसमें ये जो इक्वेशन है इसको आगे सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व। सो 1/2 इंटू यहाँ पे जो L1 आया था अपना वो था 66 सेंटीमीटर रूट ऑफ T/M माइनस 1/2 इंटू 68 सेंटीमीटर अंडर रूट ऑफ T/M इज इक्वल्स टू 5, बराबर है। देखो बेटा ध्यान से, जो लिखा हुआ है ये 66 है और ये 68 है ना, देखो यहाँ पे निकाला हुआ है, तो ये हमने लिख दिया। अब रूट T/M की वैल्यू निकालते हैं, तो रूट T/M
जो है हमने बाहर निकाल लिया, और 1/2 भी निकाल लेते हैं साइड में, 1/2 भी सेम है ना। फिर यहाँ पे बचेगा कितना, खाली 1/66 सेंटीमीटर माइनस 1/68 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 बचेगा। ये 2 को उधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सो रूट t/m यहाँ पे होगा 68 माइनस 66 डिवाइड बाई 68 इंटू 66, है ना। एलसीएम निकालने का तरीका तो आता ही है ना बच्चा आपको। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 68 इंटू 66 ये हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 10, 5 2 10। समझ में आया बच्चा। सो ये हुआ। सो यहाँ पे हो जाएगा रूट ऑफ t/m, यहाँ पे आएगा 2/68 इंटू 66, और यहाँ पे आ गया 10। सो कैंसिल होके यहाँ पे 5 हो जाएगा। ओके, सो रूट t/m की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, 66 इंटू 68, ये ऊपर चला जाएगा ना ऊपर, इंटू 5। तो ये रूट t/m की वैल्यू, रूट t/m की वैल्यू कितनी है, 68 इंटू 66 ऊपर गया और 5 पहले से वहां पे था, तो ये रूट t/m की वैल्यू। अब आप बोलोगे सर ये किस काम का है, ये देखो इस काम का है। यहाँ पर अब ये वाली इक्वेशन अगर आपने यूज की, चलो इसको नाम दे देता हूँ मैं, उसको बोलता हूँ इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, इक्वेशन सी। तो ये जो इक्वेशन ए है, यहाँ से मैं एन निकाल सकता हूँ। उनको चाहिए क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, तो एन चाहिए ना। चलो मैं निकालता हूँ, तो यूजिंग इक्वेशन ए, तो इक्वेशन ए क्या है, n1 डैश माइनस n इज 3, बराबर। तो चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली n1 डैश आ जाएगा आपका 1/2 इंटू L1 डैश। L1 डैश कितना है, 66 है, और ये तो हमें निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे लिखो 3। करेक्ट है। एक सेकंड, एक चीज छूट गई ना, एक चीज छूट गई। 1/2 इंटू 66 ये तो है, अबे रूट t/m भी तो है, रूट t/m को भूलना नहीं है। सो 1/2 इंटू 66 रूट t/m। तो हमको n निकालना है, n को उधर लेके जाओ, तो n इक्वल्स टू, n को प्लस में लेके जाओ, 3 को माइनस में लेके जाओ, तो 1/2 इंटू 66 रूट t/m की वैल्यू क्या थी बाय द वे, रूट t/m की वैल्यू क्या थी, इट वॉज 66 इंटू 68 इंटू 5, 66 68 5, बस। तो -3 करके ये काम हो जाएगा। अरे ये चीज है -3 हो गया जो कि लिखा हुआ है, और ये n उधर चला गया। अब हमें आंसर मिल जाएगा, तो 66 कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा आपको कितना, 2 3 6, 2 4 8, 34 बन जाएगा, बराबर है। सो 34 इंटू 5, 34 इंटू 5 -3, 34 इंटू 5 -3, तो 5 4 20, 2 कैरी, 5 15 और 17 17, वो 117 -3, तो ये आ गया 167, दैट्स इट, 167 हर्ट्स। सो फ्रीक्वेंसी आ गई ट्यूनिंग फॉर्क की, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क 167 हर्ट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड। सो थोड़ा सा लंबा चौड़ा था, बट नामुमकिन सा नहीं था। नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सेम टू सेम। सीईटी में ये वाले क्वेश्चंस एक आध रहेंगे पूरे पेपर में, लेकिन नीट में ऐसे 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे। 2-3 मतलब इस लेवल के, सेम क्वेश्चन नहीं रहे, इस लेवल के 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब यानी कि इस चैप्टर से, मतलब 2 क्वेश्चंस रहते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़े। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए सब पूरा सॉल्व किया हुआ है। ओके, इस वाले पे आ जाते हैं। ये जो वेव है जिसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं y = 0.35 साइन 2πt से, मतलब 2πt माइनस 10πx, तो बोल रहे हैं कि ये वेव कहाँ ट्रेवल कर रही है। तो कभी भी जिंदगी में याद रखना, माइनस दिखेगा ना अगर यहाँ पे ओमेगा टी और kx के बीच में, अरे ये क्या है, ओमेगा टी और ये kx है, तो माइनस दिखेगा ना, तो ये वेव प्लस में ट्रेवल कर रही है, तो माइनस वाले आंसर काट दो। तो नेगेटिव x बोला है काट दो, नेगेटिव x बोला काट दो, तो आंसर इन दोनों में से। और जब भी आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दोगे ना, और अगर आपको सॉल्व नहीं करना आ रहा है एग्जैक्ट, सॉल्व नहीं करना आ रहा है एग्जैक्ट, 2 ही ऑप्शंस बचे हैं, तुक्का मारो। तुक्का मारो, तुक्का सिर्फ तभी मारना है जब 2 ऑप्शंस गायब हो जाए। 2 ऑप्शंस गायब होंगे तभी तुक्का मारना है, एक ऑप्शन काट के तुक्का नहीं मारना है। 2 में से राइट होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए चलो, एक तो चीज हो गई, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, अरे माइनस डायरेक्शन था प्लस में आ गया, ये तो चीज एक हो गई। आगे क्या, तो सुनो इन लोग क्या बोल रहे हैं, वेवलेंथ या एम्पलीट्यूड के बारे में बताओ। एम्पलीट्यूड वाला तो गलत हो गया, कैसे, क्योंकि एम्पलीट्यूड 3.5 बोला है, लेकिन यहाँ पे 0.35 दिख रहा है, तो ये एम्पलीट्यूड वाला तो खत्म, एम्पलीट्यूड वाला रॉन्ग हो गया। ओके, तो ये वाला भी गया, तो आंसर बी वाला है, लेकिन एक बार चेक कर लेंगे। सो के की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है, इट इज 10π, है ना, kx लिखा है ना, मतलब 10πx लिखा है, तो के की वैल्यू 10π। के क्या होता है, 2π/λ, सो ये 10π हो गया, पाई कैंसल, 2 5 10 हो गया। सो 1/λ की वैल्यू 5 आ रही है, सो लैम्डा की वैल्यू 1/5, 1/5 होता है 0.2, परफेक्ट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कर लो सगळ्यांना। ओके, एक वायर है जिसकी डेंसिटी दिया हुआ है 9000 kg/m3,
चलो ठीक है, तो डेंसिटी मतलब रो दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस मतलब वाई दिया हुआ है, और दो क्लैंप्स के बीच में से खींचा गया और जो 1 मीटर पार्ट है, यानी कि वायर की लंबाई एल भी दी हुई है 1 मीटर, और एक्सटेंशन जो है स्मॉल एल जो बढ़ गया, वो जो खींच के बढ़ गया वो भी दिया हुआ है, स्मॉल एल भी दिया हुआ है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन सेट व्हेन द वायर इज, अच्छा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो सुनो फ्रीक्वेंसी का लोएस्ट का फॉर्मूला था 1/2L अंडर रूट ऑफ T/M, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो आ जाएगा ना फटक से, क्या बड़ी बात है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, यहाँ पे और क्या क्या मालूम होना चाहिए, तो यहाँ पे ये मालूम होना चाहिए कि भाई टेंशन है कितना। तो सुनो, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला सभी को मालूम है, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि स्ट्रेस अपॉन इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सभी को मालूम है। तो इससे फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है YAL बाय कैपिटल L, ठीक है, ऐसा बन जाता है, सही है, परफेक्ट है। तो लिसन वेरी केयरफुल, ये फोर्स ही तो टेंशन है, अरे जो धागे पे लग रहा है फोर्स वही तो टेंशन है, सो ये टेंशन का फॉर्मूला मिल गया। चलो टेंशन का फॉर्मूले का काम खत्म। अब जो ये मास है, सॉरी मास नहीं, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर डेंसिटी, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या है, तो ये है बेसिकली स्मॉल m इज कैपिटल M अपॉन L, ठीक है, ये बात याद रखना। चलो तो अब अपन ये सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो क्या था अपने पास और चाहिए क्या था, फ्रीक्वेंसी चाहिए थी। सो फ्रीक्वेंसी इज 1/2, एक सेकेंड, ये अपन ने L जो लिया है ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, रुको, यहाँ पे कैपिटल L लिखो, क्योंकि ये क्या रहता है मालूम है, वायर की लंबाई रहती है ना, और वायर की लंबाई अपन ने L लिया है, वायर की लंबाई है L, याद रखना। और स्मॉल l क्या है, स्मॉल l अपन ने अलग चीज़ लिया, स्मॉल l अपन ने लिया है कि जो वायर की लंबाई बढ़ी, थोड़ी सी लंबाई बढ़ गई, उसको स्मॉल l लिया है, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है बच्चा, तो ये बात याद रखिएगा। तो इसीलिए कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैंने बराबर कर दिया उसको। सो 1/2L अंडर रूट ऑफ T की जगह पे क्या आ जाएगा, YA स्मॉल l बाई कैपिटल L, और मास की जगह पे क्या आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ की जगह पे आ जाएगा कैपिटल M अपॉन कैपिटल L, L कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे डेंसिटी कैसे लाई जाए, सो डेंसिटी का क्या किया जाए, तो सुनिए, सो 1/2L अंडर रूट ऑफ YA बाई L हो गया, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा वायर की वॉल्यूम क्या होती है, वायर की वॉल्यूम होती है एरिया इंटू लेंथ, वायर की वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ, सो डेंसिटी एरिया लेंथ, चलो ऐसा आ गया, हो गया ना, अरे कितना कुछ तो हो गया भाई, और क्या चीज़ जिंदगी में। चलो अब आंसर आ जाएगा, सो 1/2 L जो यहाँ पे है उसे रहने देते हैं, जैसा तैसा भी है, जो कि 1 मीटर है। अंदर यंग्स मॉडुलस कितना दिया, यंग्स मॉडुलस 9 × 10⁻10, 9 × 10⁻10 ले लेते हैं, एरिया कैंसिल हो गया, लेंथ जो है स्मॉल लेंथ इंक्रीज किया है 4.9 × 10⁻⁴, सो 4.9 × 10⁻⁴, ये हो गया। डेंसिटी कितना है 9000, सो 9 × 10⁻3, और लेंथ अगेन 1 मीटर। चलो तो लाइफ थोड़ी सी तो आसान हो जाएगी, राइट, लाइफ थोड़ी तो आसान हो जाएगी। सो अब यहाँ से जो हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे देखते हैं कितनी आती है। सो 9 कैंसिल, 9 कैंसिल हो गया, यहाँ से 10⁻10 में से 10⁻⁻4 गया, 10⁻+6 बचा, 3 में से 6 गया, मतलब 6 में से 3 गया तो 3 बचा, सो अंदर 10⁻3 बच रहा है ना, राइट, परफेक्ट। तो अब आगे, सो n इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट ऑफ, ये 4.9 × 10⁻3 है, 4.9 × 10⁻3, तो ये बन जाएगा 49 × 100, ठीक है। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, तो ये आ गया आपका 35, दैट्स इट, दैट्स आंसर। क्योंकि 7 10 70, 70 डिवाइड बाई 2, सो हो जाएगा 35, दैट्स इट। तो बस यहीं पर हम लोग स्टॉप करेंगे, तो अपने पास इतना और वक्त नहीं है कि हम लोग जो है आगे बढ़ सके, तो समय के अभाव के कारण जो है हमें आज का सेशन यहीं पे एंड करना होगा। सो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एनीवे वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।